हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी 9th का दोस्तों लोकतांत्रिक राजनीतिक वन चैप्टर में दोस्तों कक्षा 9 के लिए राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 2 हम लोग आज देखेंगे दोस्तों। अध्याय 2 को हम लोग डिस्कशन करेंगे दोस्तों। संविधान निर्माण दोस्तों, इंडिया का संविधान निर्माण कैसे हुआ दोस्तों, इस पे हम लोग आज डिसीजन डिस्कस करेंगे दोस्तों। आप भाई बहनों से यही गुजारिश रहेगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। जो भाई फर्स्ट चैप्टर नहीं देखे भाई बहन, वो पहले फर्स्ट चैप्टर को देखिएगा, उसके बाद आप सेकंड चैप्टर देखिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। परिचय। पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आजाद नहीं हैं। कुछ बुनियादी नियम है जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों को सम्मिलित रूप में संविधान कहलाता है। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार और सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीके का निर्धारण करता है दोस्तों। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है, संविधान बनते कैसे हैं, उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनता है। किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं। एक बार संविधान बन जाने के बाद हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। हाल ही के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है दोस्तों। वहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीका लोगों ने किस तरह से अपने संविधान निर्माण काम को अंजाम दिया, हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे और इसके बाद हम भारतीय संविधान निर्माण और इसके पीछे के मौलिक विचार मूल्यों को चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध करता है। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए 2.1 चैप्टर है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान दोस्तों, इससे आपका एग्जाम में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है दोस्तों। इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आना ही आना है दोस्तों। इससे जो भी पढ़ाया जाएगा वो एनसीईआरटी पैटर्न है दोस्तों। आप लोग इसको अच्छे ढंग से देखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आना 100% तय है दोस्तों। नेल्सन मंडेला देखिए, नेल्सन मंडेला जो थे, ये हम आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहे और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान भी देने को तैयार हूँ दोस्तों। यह नेल्सन मंडेला का कथन है जिन पर दक्षिण अफ्रीका के गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था दोस्तों। उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था साथियों। हम लोग कुछ बॉक्स में जो दिया गया उसको भी देख लेते हैं। रंगभेद वाले दौर 1953 का एक साइन बोर्ड जिससे तब के तनावपूर्ण संबंधों का पता चलता है साइन बोर्ड से दोस्तों। देखिए इस साइन बोर्ड पर लिखा है, खतरा देसी और श्वेत, हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वाले। अगर तुम रात में इस परिसर में घुसे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा। हथियारबंद सुरक्षा गार्ड्स देखते ही गोली मार देंगे और जंगली कुत्ते लाश को नोच नोच कर खा जाएंगे। उनको चेतावनी दी गई है। देखिए यह स्टेटमेंट था दोस्तों। आगे देखिए, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। चलिए, रंग भेद
नस्ली भेदभाव का आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी दोस्तों। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आए यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका में भी उसी तरह से हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को। पर भारत से उल्टा काफी बड़ी संख्या में गोरे लोगों दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथ में ले लिया दोस्तों। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला था दोस्तों, और आबादी में उनका हिस्सा 3/4 था दोस्तों। काले लोगों का आबादी जो था दोस्तों, जनसंख्या वो 3/4 था दोस्तों। उन्हें क्या कहा जाता था? अश्वेत कहा जाता था। श्वेत और अश्वेत के अलगाव वहां मिश्रित नस्लों जिन्हें रंगहीन चमड़ी वाला कहा जाता था, और भारत से गए लोग भी थे। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था दोस्तों। आगे देखिए, रंग भेद की शासकीय नीति अवचेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाजत नहीं थी। परिमित होने पर ही वे वहां जाकर काम कर सकते हैं। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाइटगिरी, समुद्र तट और तरन ताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे दोस्तों। इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या, उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे। अवचेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था दोस्तों। देखिए, 1950 से ही अश्वेत, रंगहीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली के विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए दोस्तों। और इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंग भेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए। उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई और अनेक देशों ने रंग भेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा दोस्तों। खुद करें, खुद सीखें। नेल्सन मंडेला के जीवन और संघर्षों पर एक पोस्टर बनाएं। उनकी आत्मकथा द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनकी आत्मकथा द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उपलब्ध हो तो कक्षा में उसे कुछ हिस्से पढ़कर आपस में चर्चा करें। हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, जर्मन समुद्र पर अंग्रेज, अफ्रीकांस और जुलू भाषा में लिखे नोटिस बोर्ड इस पर लिखा है कि डरमन नगर डरमन समुद्र तट कानून की धारा 37 के तहत इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ श्वेत नस्ल के लोगों को ही है। हम लोग आगे देखते हैं। एक नए संविधान की ओर देखिए दोस्तों। रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वह जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया गया और राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगा पाबंदियां उठा ली। 28 वर्षों, देखिए यहाँ से आपका VVI इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। 28 वर्षों तक जेल में कैद रहने के बाद नेल्सन मंडेला
को आजाद कर दिया गया और आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बना। रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों में मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुला दोस्तों। यह सब कैसे हुआ? आइए इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से यह जाने। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंग भेद वाले शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के भलमनसाहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीका लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना ना छोड़े और इस बात में आस्था रखे कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। देखिए, नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही श्वेत नेताओं ने और श्वेत समाज में आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें भी भूल जाए और गोरों को माफ कर दे। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था, दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की और नए संविधान निर्माण के लिए दोनों साथ साथ बैठी। अगर दक्षिण के बहुसंख्यक काले लोग ने गोरों से अपना दमन और शोषण का बदला लेने का निश्चय किया होता तो क्या होता? ले देखते हैं आगे क्या होता। आज का दक्षिण अफ्रीका, यह तस्वीर आज के दक्षिण अफ्रीका की सोच को उजागर करता है। आज का दक्षिण अफ्रीका खुद को इंधनुषी देश कहता है। कौन सा देश दोस्तों? इंधनुषी देश कहता है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? चलिए देखते हैं क्यों कहता है। 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था दोस्तों। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए उतने दुनिया के किसी संविधान ने नहीं दिए थे। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामले के समाधान की कोशिश में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और ना ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी और दक्षिण। आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। पृष्ठ संख्या 30 पर देखें। दक्षिण अफ्रीका संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं और 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक और तौर तरीके के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीका लोगों द्वारा साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की साझेदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। एक बार फिर मंडेला के शब्दों में ही ये बातें समझे। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। इस तरह तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से यह वायदा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर, दमनकारी और इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। इस बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने की घोषणा पत्र भी है दोस्तों। श्वेत और अश्वेत, स्त्री पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है।
दक्षिण अफ्रीका के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे लॉगिन कीजिए दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्र संग्राम को आपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की याद आई। इन बिंदुओं के आधार पर दोनों संघर्षों में समानताएं और समानताएं बताएं। विभिन्न समुदायों के बीच संबंध, नेतृत्व, गांधी मंडेला का संघर्ष के नेतृत्व करने वाली पार्टी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, संघर्ष का तरीका, उपनिवेशवाद का छेद। दोस्तों चलिए हम लोग अब अपना संविधान के बारे में थोड़ा देखते हैं। भारत का संविधान कैसे निर्माण हुआ दोस्तों। देखिए 2.2 में हमें संविधान की जरूरत क्यों हुआ। चलिए, हमें एक संविधान की जरूरत क्यों है और संविधान क्या करता है। इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे हैं। दोनों के लिए एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक और श्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो। उसे बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरे को अपनी संपत्ति और विशेषाधिकारों की चिंता थी। दोस्तों लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए और श्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए और श्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरे की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेगा। यह समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली जरूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें, और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बात तय हुई उन्हें लिखित और पढ़त में ले लिया जाए, जिससे सभी लोगों पर उन्हें सामने मनमाने बाध्य हो। चलिए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप से आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती है, यह भी लिखित रूप में मौजूद होगा। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदले। दक्षिण अफ्रीका लोग इन्हीं चीजों का इंतजाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इसकी उपेक्षा नहीं कर सकती है। इन्हें बुनियादी नियमों के लिखित रूप से संविधान कहते हैं। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है। हर देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और कालों जितने कटुतापूर्ण नहीं हो, पर दुनिया भर में लोगों के विचारों को और हितों के हक रखता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसी बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होता। हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सहकारी संगठन या फिर राजनीतिक दल, या सभी को एक संविधान की जरूरत होती है। खुद करें खुद सीखें। देखिए, खुद करें खुद सीखें। आपने इलाके के किसी क्लब, सहकारी संगठन अथवा मजदूर संघ या राजनीतिक दल के दफ्तर में जाएं और उनमें उनके संविधान या संगठन के नियमों की पुस्तिका मांगें, उसका अध्ययन करें। क्या
उसके नियम लोकतांत्रिक नियमों के अनुकूल है? क्या वे बिना भेदभाव के सभी को सुरक्षा देते हैं? देखिए आगे देखते हैं। या तो गड़बड़ हो गई, अगर सभी बुनियादी बातों पर पहले ही फैसला हो गया था तो संविधान सभा बनाने का क्या औचित्य था? सही बात है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, रहने वाले लोगों के बीच की आपसी संबंध संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध में तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिनमें ये प्रमुख है। ये कौन कौन प्रमुख है दोस्तों? पहला, यह साथ रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा देखिए, दूसरा यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा पॉइंट देखिए, यह सरकार के अधिकारों की सीमा को निश्चित तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। और चौथा बोलता है, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शोषण वाले हो या जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। चलिए 2.3 में देखते हैं हम लोग भारतीय संविधान का निर्माण। ये अपना भारत का संविधान कैसे निर्माण हुआ दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिकों की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था दोस्तों। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी कि अंग्रेजों ने देशी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत विलय कर दें या स्वतंत्र रहें। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान चलिए हम आगे पॉइंट पर देखते हैं, लिखा जा रहा था तब देश के भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी दोस्तों। खुद करें, खुद सीखें। अपने दादा दादी नाना नानी इलाके के किसी बुजुर्ग से बात कीजिए और उनसे पूछिए क्या उनको आज़ादी या बंटवारे का संविधान के निर्माण के बारे में कुछ बातें याद है। उस समय लोगों को किन बातों की उम्मीद थी और क्या क्या आदेश थे। अपनी कक्षा में इन बातों की चर्चा कीजिए। देखिए संविधान निर्माता का रास्ता देखिए दोस्तों। सारे मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातें पर सहमति बनानी पड़ी, वैसा स्थिति उस समय भारत में नहीं था दोस्तों। भारत में ये थोड़ा बॉक्स में जो दिया गया उनके बारे में देख लेते हैं हम लोग। वल्लभ भाई झावर भाई पटेल, देखिए दोस्तों सरदार वल्लभ भाई का ये नाम है, वल्लभ भाई झावर भाई पटेल। 1875 में इनका जन्म हुआ और 1950 में इनकी मृत्यु हुई दोस्तों। जन्म इनका गुजरात में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का अंतरिम सरकार में गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। वकील और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता थे। भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका, बाद में उप प्रधानमंत्री भी बने थे दोस्तों। देखिए आगे सरोजिनी नायडू को ऊपर थोड़ा चर्चा भी हम लोग डिस्कस करते हैं। 1879 में इनका जन्म हुआ और 1949 में इनकी मृत्यु हो गया दोस्तों। सरोजिनी नायडू को जन्म इनका आंध्र प्रदेश में हुआ। सरोजिनी नायडू की जन्म कहाँ हुआ?
आंध्र प्रदेश में दोस्तों कवित्री और लेखिका और राजनीतिक कार्यकर्ता और कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता थी। बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग आजादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातें पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था। यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था दोस्तों। आजादी के बाद भारत को किसी रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आजादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम व्यस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। साथियों, औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमजोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत के प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं की पुरानी व्यवस्था में से लगभग जिस जस का तस अपना लिया गया दोस्तों। जैसे 1935 का भारत सरकार कानून आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी काफी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी जरूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची में काफी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और सामाजिक व आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे, लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पर वे यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीजें भारत के लिए उपयुक्त होगी। इन सभी चीजों में हमारे संविधान के निर्माण में मदद की दोस्तों। हम लोग थोड़ा ऊपर बॉक्स में जो दिया गया उनके बारे में देखते चलें। अब्दुल कलाम आजाद देखिए, इनका जन्म दोस्तों 1888 में हुआ, मृत्यु 1958 में हुआ। जन्म सऊदी अरब में हुआ। अब्दुल कलाम आजाद का दोस्तों शिक्षाविद थे, लेखक थे और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे दोस्तों। अरबी के विद्वान थे। कांग्रेस नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई दोस्तों। मुस्लिम अलगाववादियों राजनीति के विरोधी थे दोस्तों। बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल और फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बनाए गए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, टीटी कृष्णमाचारी दोस्तों 1899 में इनका जन्म हुआ और 1974 में इनकी मृत्यु हो गई। जन्म इनका तमिलनाडु में प्रारूप कमेटी के सदस्य, उद्यमी और कांग्रेसी नेता के रूप में हुआ। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बने थे दोस्तों टीटी कृष्णमाचारी। संविधान सभा के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। फिर भारत के संविधान के निर्माता कौन थे। यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ जानकारियां मिलेगी।
चुने गए प्रतिनिधियों जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती थी उसे संविधान सभा कहते थे दोस्तों। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए और संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। इसके तत्काल बाद दो देश में दो हिस्से भारत और पाकिस्तान में बंट गए। संविधान सभा में दो हिस्सों में बंट गई। भारतीय संविधान सभा पाकिस्तान की संविधान सभा दोस्तों। आगे देखिए राजेंद्र प्रसाद के बारे में देख लीजिए। राजेंद्र प्रसाद का जन्म दोस्तों 1884 में और मृत्यु 1963 में दोस्तों। जन्म इनका बिहार में हुआ था, सिवान में दोस्तों। संविधान सभा के अध्यक्ष, वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे। 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे। बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खुद करें खुद सीखें। अपने राज्य या इलाके से संविधान सभा में गए ऐसे सदस्य का नाम पता करें जिनका जिक्र यहाँ नहीं किया गया है। उस नेता की तस्वीर जुटाएं और उनका स्केच बनाएं। और हमने जिस तरह संक्षेप में कुछ नेताओं के बारे में सूचना दी उसी तरह उनके बारे में ब्यौरा दें। यानी नाम, जन्म वर्ष, मृत्यु और जन्म स्थान, वर्तमान राजनीतिक सीमाओं के आधार पर राजनीतिक गतिविधियों संक्षिप्त विवरण संविधान सभा के बाद की भूमिका दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जयपाल सिंह दोस्तों, इनका जन्म 1903 में हुआ और 1970 में इनकी मृत्यु हो गया। जन्म झारखंड में हुआ। खिलाड़ी और शिक्षाविद थे दोस्तों। भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे जयपाल सिंह दोस्तों। आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष, बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक भी जयपाल सिंह थे दोस्तों। चलिए देखिए संविधान सभा भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसमें से 26 नवंबर 1949 इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं साथियों। चलिए देखते हैं आगे। इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए गए संविधान को हम क्यों मानते हैं। हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, यह अपने समय के व्यापक समितियों को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी सामाजिक समूहों पर राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। कई देशों के संविधान पर वह कागज का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह दस्तावेज भर है। कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। रुक जाइए, बॉक्स वाला भी देख लेते हैं दोस्तों। एस.सी. मुखर्जी को देखिए। एस.सी. मुखर्जी दोस्तों 1887 में इनका जन्म, 1956 में इनकी मृत्यु हुआ दोस्तों। जन्म इनका बंगाल में। संविधान सभा के उपाध्यक्ष, प्रसिद्ध लेखक, शिक्षाविद और कांग्रेस नेता और ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य थे दोस्तों। बाद में बंगाल के राज्यपाल भी बने एस.सी. मुखर्जी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए जी दुर्गाबाई देशमुख दोस्तों। जी दुर्गाबाई देशमुख 1909 में इनका जन्म हुआ। 1981 में इनकी मृत्यु हुई। आंध्र प्रदेश वकील और महिला मुक्ति कार्यक्रम आंध्र प्रदेश महिला सभा की संस्थापक थी और कांग्रेस की सक्रिय नेता। बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के संस्थापक और अध्यक्ष थे दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। कोई भी उस पर आचरण नहीं करता, पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया दोस्तों। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही है। उस समय सार्वभौम, आगे देखते हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था जिनका जिक्र हम
पहले कर चुके हैं। उसके इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी। पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता तब इसका स्वरूप काफी कुछ इसी तरह का होता। और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। दोस्तों, सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाए गए। फिर प्रारूप कमेटी की प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज्यादा संशोधन पर विचार हुआ। दोस्तों, 3 वर्षों में कुल 114 दिन की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां कही गई हर बात रिकॉर्ड किए गए और संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस की दस्तावेज का उपयोग होता है। दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चल रहे हैं। देखिए, भारतीय संविधान निर्माताओं के बारे में यहाँ दी गई सभी जानकारियों को पढ़ें और आपको यह जानकारी कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है। इस आधार पर निम्नलिखित कथनों के पक्ष में उत्तर प्रस्तुत करना है। संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। दोस्तों, सभा में समाज को अलग अलग समूह में प्रतिनिधित्व था। सभा के सदस्यों को विचारधारा भी अलग अलग थी। दोस्तों, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य देखते हैं। बुनियादी मूल्य दोस्तों, चलिए देखते हैं। इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे दर्शन क्या है। यह काम हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं कि परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए इस बार बारी बारी से गौर करें। चलिए, सपने और वायदे। दोस्तों देखिए, आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम ना होने पर हैरानी हुई होगी, यानी महात्मा गांधी का नाम। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा है। दोस्तों, ये कुछ बॉक्स वाला भी देखते हैं हम लोग। बलदेव सिंह के बारे में देखिए। बलदेव सिंह का जन्म दोस्तों 1901 ईस्वी में हुआ और 1961 में इनकी मृत्यु हो गया। जन्म इनका हरियाणा में हुआ। सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता थे। संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री थे। दोस्तों, आगे देखिए। कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी को देखिए। दोस्तों, ये इनका 1887 में जन्म हुआ और 1971 में इनकी मृत्यु हो गया। जन्म था इनका गुजरात में
वकील और इतिहासकार थे दोस्तों, और भाषाविद और कांग्रेसी नेता और गांधीवादी। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी हुआ करते थे दोस्तों। चलिए आगे देखिए। मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहे। ऐसे भारत में छुआछूत और शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह ना हो। औरतों और मर्दों जैसे अधिकार में भी इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। ये गांधी जी का स्टेटमेंट था दोस्तों। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मन में भी था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों। समानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नजरिए को कट्टू आलोचना की थी दोस्तों। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देखिए दोस्तों। इनका जन्म 1901 में और 1953 में इनका मृत्यु हुआ दोस्तों। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दोस्तों जन्म इनका पश्चिम बंगाल में हुआ था दोस्तों। अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, शिक्षाविद और वकील थे। हिंदू महासभा में सक्रिय थे दोस्तों। बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक ही थे दोस्तों। भारतीय जनसंघ ही बीजेपी का अवतार रूप है दोस्तों, विस्तृत रूप है, जो 1980 में फिर से गठन हुआ दोस्तों इसका। ये हम लोग आगे चलते हैं। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के ये पंडित नेहरू का स्टेटमेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। मामले में राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट हर हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ये एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे। हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे। अगर यह नकारना ज्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे दोस्तों। देखिए भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म दोस्तों 1891 में हुआ था। इनका मृत्यु 1956 में हुआ दोस्तों। इनका जन्म एमपी मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक और जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी थे दोस्तों। आंदोलनकारी, बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक भी बने थे दोस्तों। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू देखिए दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ था और 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये उत्तर प्रदेश अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे। वकील और कांग्रेस नेता, समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद
विरोध के पक्षधर थे। बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे दोस्तों। चलिए इनके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं, इनका कथन क्या क्या है। आखिर में आइए हम 15 अगस्त 1947 की रात्रि 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिए गए जवाहरलाल नेहरू नेहरू के लिए प्रसिद्ध भाषण को याद रखें दोस्तों। वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था कि और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें, पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफी हद तक। घड़ियां जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आजाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा पर स्फुटित होती है, आवाज पाती है। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। यही हमारे लिए उचित है। आजादी और सत्ता जिम्मेदारियां लाती है। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब सभा के ऊपर अब जिम्मेदारी है। आजादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य हमें सुनहरा संकेत दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं, बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है। और एक शपथ हम आज भी लेंगे, भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है दरिद्रता का और ज्ञान और बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंत, हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। संभव है यह काम हमारे भर से पूरा ना हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, कष्ट है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। आगे देखते हैं हम लोग। संविधान का दर्शन देखिए दोस्तों। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए, तब जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इन्हें शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी है। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ, उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहते हैं साथियों। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिका संविधान की प्रस्तावना प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपना। चलिए थोड़ा देखते हैं संयुक्त राज्य के हम सभी लोग। दक्षिण अफ्रीका के लोग
अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं, अपनी भूमि पर आज़ादी और न्याय के लिए संघर्ष करने में कष्ट जुटाने वाले को सलाम करते हैं, अपने देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वाले का आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं, यहाँ की विविधता से जुड़े हैं, इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौर पर इस संविधान को स्वीकार करते हैं, जिससे पहले के विभाजन मिटे और लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय और मौलिक मानवाधिकार पर आधारित एक समाज बन सके। एक लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना हो जिसमें सरकार लोगों की इच्छा का अनुसार बने, देश चले तथा हर नागरिक को कानून के से समान संरक्षण मिले, सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता सुधार हो और हर एक व्यक्ति की संभावनाओं को फलने फूलने की स्वतंत्रता हो, एक संयुक्त और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो जो राष्ट्रों के समूह में एक संप्रभु देश तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त करे और ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करती है। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें, उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझें। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसलों के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि जो जो परखा जा सकता है और कानून कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है दोस्तों। हम भारत के लोग भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमित भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया, ना कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने इन्हें उन्हें दिया है। चलिए प्रभुत्व संपन्न देखिए। प्रभुत्व संपन्न दोस्तों लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकता, उससे हम लोग प्रभुत्व संपन्न करते हैं। फिर पंथ निरपेक्ष देखिए। पंथ निरपेक्ष किसे कहते हैं? नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को सम्मान देती है। मतलब भारत में दोस्तों किसी भी धर्म का मान्यता नहीं है, जिसको जो इच्छा है वो धर्म मानिए और सरकार सभी का सम्मान बराबर करती है। गणराज्य के बारे में हम लोग देखते हैं। शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या राजा खानदान का होगा। मतलब गणराज्य का मतलब हुआ कि शासन पर जो बैठेगा उसका चुनाव होगा, ये नहीं कि किसी खानदान से किसी वंश से राजा जिस तरह पहले शासन करते थे उस तरह यहाँ इंडिया में शासन नहीं चलाया जाएगा। चलिए समता को समझते हैं हम लोग। समता क्या होता है? कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। बंधुता क्या होता है? बंधुता समझिए। हम सभी ऐसे आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने, बराबर का हक सबका दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। स्वतंत्रता देखिए। स्वतंत्रता हो गया नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करे और अपने विचारों पर किसी तरह अमल करे, इस पर कोई अनुमति पाबंदी नहीं होगी। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। न्याय देखिए। न्याय हो गया दोस्तों नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, उसे न्याय कहते हैं।
चलिए फिर देखिए, लोकतंत्रात्मक दोस्तों, लोकतंत्रात्मक किसे कहते हैं? सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं और लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आगे, समाजवादी। देखिए दोस्तों, समाजवादी हो गया, समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उनका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो, आर्थिक असमानताएं कम हो दोस्तों। चलिए, भारत का संविधान उद्देश्य का, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसे समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की उपासना और स्वतंत्रता देती है दोस्तों। 5 प्रकार के स्वतंत्रता है और 3 प्रकार के न्याय है दोस्तों। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय है दोस्तों। और स्वतंत्रता अगर पूछे तो कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के दोस्तों। विचार हो गया, व्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की और उपासना की दोस्तों। और अगर पूछे समता कितने प्रकार की है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता दोस्तों प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। समाजवादी और पथ निरपेक्ष शब्दों को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था दोस्तों। संस्थाओं का स्वरूप देखिए, संस्थाओं का स्वरूप है, संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है। जैसे कि हमने पहले जिक्र किया है, संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है जिसमें हम भारत का संविधान कहते हैं, जिसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलाना चाहिए, समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रखना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र, अस्थायी और ना बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने बदलाव को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं दोस्तों। संविधान में संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा दर्ज किया है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल लगेगा, फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसला लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती है। पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारतीय संविधान के इन्हीं 3 पक्षों के बारे में है दोस्तों। पुस्तक में प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नजर डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे लोकतांत्रिक राजनीतिक में ये किस पर काम करते हैं। लेकिन यह किताब हम भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटती, इसके कुछ पहलुओं पर
आपको अगले वर्ष की किताबों की चर्चा, अगले वर्ष की किताबों में चर्चा होगी दोस्तों, मतलब 10th में दोस्तों। देखिए आगे पॉइंट कुछ देखिए इंपॉर्टेंट है। रंग भेद दोस्तों, रंग भेद दक्षिण अफ्रीका की सरकार 1948 से 1949 के बीच काले लोगों की नस्लीय अपमान, खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था है दोस्तों। धारा देखिए, किसी दस्तावेज को खास हिस्सा अनुच्छेद धारा कहते हैं। संविधान देखिए, देश का सर्वोच्च कानून किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाली मौलिक कानून होता है, उसे संविधान कहते हैं। संविधान संशोधन देखिए, देश के सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किए जाने वाले बदलाव, संविधान सभा बदलाव दोस्तों। संविधान संशोधन क्या बोलता है? देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव दोस्तों, उसे संविधान संशोधन कहते हैं। और संविधान सभा देखिए, जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है दोस्तों। प्रारूप देखिए, किसी कानून दस्तावेज का प्रारंभिक प्रारूप होता है दोस्तों। प्रारंभिक रूप क्या होता है? प्रारूप। दर्शन देखिए, किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचार को दर्शन कहते हैं। प्रस्तावना देखिए, संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान की बुनियादी मूल्यों पर अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से ढंग से कहते हो। देशद्रोह देखिए, देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध देशद्रोह कहलाता है दोस्तों। चलिए, आपका चैप्टर क्लोज हो गया दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर से जरूर देखिएगा साथियों, इससे आप लोगों को बहुत हेल्प होगा दोस्तों।